अरुंधति दूसरे दिन सुबह कई नौकरानियों के साथ अपने पिता के निवास स्थान पर पहुंची। अरस भी उनके साथ था। वह अपने पिता के निवास पर खड़े हुए इस बड़े से गेट को देख रही थी जहाँ अरुंधति ने अपना बचपन बिताया था। वही बाहर की तरफ एक बूढ़ी दासी झाड़ू लगा रही थी। जैसे उसने अरुंधति को देखा तो खुशी से उसके सामने आकर खड़ी हो गई और सम्मान से सिर झुकाते हुए अरुंधति से कहने लगी, राजकुमारी अरुंधति, आपका निवास पर स्वागत है। आपको सही सलामत देखकर बड़ी ही प्रसन्नता हो रही है। अरुंधति यानी कि नैना उसको अरुंधति की यादों में खोज रही थी कि यह कौन है। तभी उसे याद आया कि वह सबसे पुराने इस घर की दासी है जिन्होंने अरुंधति को पाला था। अरुंधति ने दासी को गले लगा लिया। दासी हैरानी से अरुंधति को देख रही थी। इस राज्य में ऐसा कभी कोई नहीं करता था कि मालिक अपने दास या दासी को गले लगाए। दासी रो पड़ी। अरुंधति उनसे अलग होते हुए कहने लगी, आप कैसी हैं? मैं ठीक हूँ राजकुमारी, अंदर चलिए, आपको मालकिन देखकर खुश हो जाएगी। दासी के चेहरे पर बहुत ही ज़्यादा प्रसन्नता और उत्साह दिखाई दे रहा था। आज अरुंधति के साथ अपसी भी आया हुआ था। उसकी कमर पर एक बड़ी सी तलवार लटकी हुई थी। बूढ़ी दासी ने उसके लिए घर का बड़ा दरवाज़ा अरुंधति के लिए खोल दिया। अरुंधति अपने दास और दासी के साथ उस बड़े से गेट के दरवाजे के अंदर दाखिल हुई। उसने देखा कि वह घर काफ़ी बड़ा है और चारों तरफ पेड़ पौधे लगे हुए हैं। अरुंधति को बहुत ही अच्छी वाइब आ रही थी। उसको अनजाने में ही अपने अंदर एक सुकून सा महसूस होने लगा था। अरुंधति, मेरी बच्ची, मेरी पुत्री। एक जोरदार आवाज़ किसी औरत की उसे सुनाई दी। उस आवाज़ में बेचैनी और ममता थी। अरुंधति ने आवाज़ की दिशा में देखा कि उसके सामने एक खूबसूरत सी 40 से 50 साल उम्र की औरत उसकी तरफ अपने हाथ बढ़ाए चल रही थी। वह समझ गई है कोई और नहीं बल्कि उसकी माँ है। अपनी माँ को देखकर अरुंधति ने उसे गले लगा लिया। अरुंधति के अंदर की नैना सोच रही थी कि अरुंधति, तुम बहुत ही लकी थी जो तुम्हें इतने प्यार करने वाले माता पिता और भाई मिले। नैना अपने मन में अरुंधति के नसीब से जल ही रही थी कि उसे को इतने प्यार करने वाले पिता मिले। उसको अपने जीवन में ऐसे माता पिता क्यों नहीं मिले? मेरी पुत्री कैसी है? उसकी माँ ने उसके चेहरे को अपने हाथों में छूते हुए कहा। माँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आप कैसी हैं माँ? आप? अरुंधति बहुत ही कमज़ोर नज़र आ रही थी। अरुंधति ने अपनी माँ को देखते हुए कहा, जिनका चेहरा पीला पड़ चुका था। अब तू आ गई है तो मैं ठीक हो जाऊंगी। उसकी माँ खुशी से बेहाल हुई जा रही थी। उसने अपनी माँ को गौर से देखा। उसकी माँ इस उम्र में भी बहुत ही सुंदर थी। अब समझ में आया नैना को कि अरुंधति इतनी सुंदर क्यों थी, कि उसकी सुंदरता उसकी अपनी माँ से विरासत में मिली थी। पुत्री, तभी एक मर्द की आवाज़ आई। उसने देखा देवराज प्रसन्नता से उसकी तरफ आ रहे हैं और उन्हीं के साथ उसके 2 दास भी आ रहे हैं जो उनके पीछे चल रहे थे। देवराय अरुंधति के पास आकर उन्हें गले लगा लिया। तुम्हें बता भी नहीं सकता कि तुम्हें इस आंगन में देखकर मुझे कितनी खुशी हो रही है। देवराय की आंखों में खुशी के आंसू थे। अभी तक किसी की नज़र हर्ष पर नहीं पड़ी जो लीला नाम की दासी के गले लगे सो रहा था और उसके ऊपर एक खूबसूरत सा कपड़ा पड़ा हुआ था। चलो अंदर चलो। उसकी माँ उसका हाथ पकड़कर अंदर ले जाने लगी। वही अरुंधति चारों तरफ देख रही थी। इस घर के हालात ठीक नहीं थे। घर के रखरखाव से पता चल रहा था कि घर मुश्किलों में चल रहा है। उसका दिल टूट गया। वह माँ के साथ एक बड़े से हॉल में पहुंची। हॉल भी स्थिति भी अच्छी नहीं थी। पुरानी कुर्सियाँ, एक पुराना सा दीवान, बीच में पुरानी कालीन बिछी हुई थी और दीवारों पर उसी जमाने की पेंटिंग लगी हुई थी। उसकी माँ हाथ पकड़कर दीवान पर उसके साथ जाकर बैठ गई और उसी के साथ उसके पिता भी। प्रिया ऐसी बैठी रहोगी? मेरी पुत्री के लिए अच्छा भोजन का इंतजाम करो। देवराय के चेहरे पर प्रसन्नता दिख रही थी। वह अपनी बेटी का हाथ बार बार पकड़कर देख रहे थे। उनकी आंखों में अरुंधति को देखकर आंसू थे। पिताजी, अब मैं वापस आ गई हूँ, आप परेशान ना होइए। अरुंधति ने अपने पिता की आंखों में आंसू देखकर कहने लगी। तभी हर्ष के रोने की आवाज़ सुनाई दी। देवराय और उसकी पत्नी चौंक कर देखने लगे जहाँ लीला हर्ष को संभालने की कोशिश कर रही थी। यह बच्चा किसका? उसकी माँ जल्दी से उठकर हर्ष के पास पहुंची। हर्ष को देखकर उनके दिल में ममता उमड़ पड़ी। अरुंधति ने अपने गोद को संभालते हुए उसके पास आई और हर्ष को गोद में लेकर उनके गोद में दे दिया। माँ, यह आपका नाती है क्या? देवराय एक तेज आवाज़ के साथ अपनी जगह पर खड़े हो गए। अरुंधति ने सिर झुकाते हुए कहा, पिताजी, ये आपका नाती है। वह दोनों उलझन में खड़े थे। अरुंधति उनके पास आई और देवराय के साथ दीवान पर बैठकर धीरे धीरे सारी घटना बताने लगी। देवराय जैसे जैसे सुन रहे थे उनके चेहरे पर चिंता बढ़ती जा रही थी।
तो अब तुमने क्या सोचा? उसकी माँ के चेहरे पर आए आंसू को साफ करते हुए उसकी माँ ने अंदर से बहुत दुखी थी कि कैसे उनकी पुत्री इन हालातों में, जहाँ पर माता और पिता का साथ होना चाहिए था और अपने पति का साथ होना चाहिए था, उसने अकेले जीवन बिताया। कुछ नहीं पिताजी, अब सब कुछ अच्छा होगा। जिसने भी मेरे साथ अत्याचार किए हैं और आप लोगों को परेशान किया है, उन सब से ही बदला लिया जाएगा। अरुंधति ने कठोर शब्दों में कहा। नहीं, किसी से बदला नहीं लेना है, उसकी माँ ने परेशान होते हुए कहा। हम लोग यहाँ से चले जाएंगे माँ, इतना आसान नहीं है। हम लोग जाएंगे ज़रूर, लेकिन अपनी बेगुनाही साबित करने के बाद, हर्ष को उसका हक दिलाने के बाद। अरुंधति अपनी घबराई हुई माँ को समझाते हुए कहा। उसकी माँ बहुत ही घबरा रही थी। उसकी माँ हर्ष को गोद में लिए हुए अरुंधति को देख रही थी। यह उसकी अरुंधति तो नहीं थी जो हर बात में डर जाती थी, यह तो कोई और ही है जिसके चेहरे पर अलग ही तेज था। तभी एक दास भागता हुआ अंदर आए। मुख्यमंत्री, जल्दी आप बाहर आए। उसके दास के चेहरे पर परेशानी साफ झलक रही थी और कुछ ज़्यादा ही घबराया हुआ था। देवराय ने जब उसको देखा तो किसी अनहोनी की आशंका हुई। क्या हुआ? आप पहले बाहर आइए, उस दास ने घबराते हुए देवराय से कहा। अरुंधति ने अपनी माँ को एक नज़र देखा और अपने पिता के पीछे चली गई। बाहर आके देखा तो उसके दोनों भाइयों को कुछ लोग पकड़कर अंदर लेकर आ रहे थे। दोनों भाई बहुत ही जख्मी थे। उनके चेहरे और हाथ पैरों पर चोटों के निशान और सर से खून निकल रहा था। इनमें छोटे वाले की हालत ज़्यादा गंभीर लग रही थी। अरुंधति अपने भाइयों को इस हालत में देखा तो उसका दिल दुखने लगा। उसकी माँ की चीख सुनाई दी। क्या हुआ है? यह किसने किया? वह लोग दोनों भाइयों को पकड़कर अंदर ले आए और उन दोनों को कुर्सियों पर बिठा दिया। लाने वाले आदमी देवराज को बताने लगे कि क्या हुआ था। उन्होंने बताया कि उनकी पाठशाला में उनके चाचा के बेटे इन दोनों का किसी बात पर झगड़ा हो गया। इसी झगड़े में इन दोनों का यह बुरा हाल हुआ है। वह लोग ज़्यादा थे और ये दोनों अकेले। देवराज ने अपने बेटों को गुस्से से देखा और उन पर चिल्लाते हुए बोले, क्यों बेवजह परेशानी मोल लेते हो? तभी अरुंधति ने अपने पिता को शांत रहने को कहा और वह अपने भाइयों के पास आई। अपने भाइयों के जख्म देखकर अरुंधति के अंदर रहने वाली नैना की आंखें गुस्से से लाल हो गई। वह अरुंधति नहीं थी, वह नैना थी, सीरियल किलर। उसने किसी को आज तक अपने चीज़ों को, अपने लोगों को एक हानि पहुंचाने नहीं दी थी, तो आज कैसे वह अपने भाइयों को इस तरह जख्मी देख सकती थी। तभी एक दासी कुछ कपड़े और गर्म पानी और दवाइयाँ लेकर अंदर आई। अरुंधति ने अपने हाथों से वह सामान लिया और अपने भाइयों को मरहम पट्टी लगाने लगी। दोनों भाइयों की आंखें झुकी हुई थी। आपने ऐसा कौन सा काम किया जिसकी वजह से आपकी आंखें झुकी हुई हैं? अरुंधति की एक कठोर आवाज़ हॉल में गूंज उठी। उसी की आवाज़ में ऐसा कुछ था कि सभी के दिल में एक बार के लिए सहम गई। मैंने कहा, आँख ऊपर उठाइए। अरुंधति ने एक बार फिर अपने भाइयों से कहा। दोनों भाइयों ने अपनी बहन को देखा जिसकी आंखें खून की तरह लाल हो रही थी। अरुंधति के अंदर वाली नैना बाहर आने को तैयार थी। जवाब दो, मुझे जवाब चाहिए। आपने ऐसा क्या किया जो आप सर झुकाकर बैठे हो? हमने ऐसा कुछ नहीं किया। उन लोगों ने पहला झगड़ा शुरू किया था, उसके बड़े भाई ने अरुंधति को बताया। पूरी बात बताओ। अरुंधति की आवाज़ में साफ साफ क्रोध झलक रहा था। उसके माथे की लकीरें बन रही थी और बिगड़ रही थी। तब उसके बड़े भाई ने उसे बताना शुरू किया कि चाचा के बेटे जब वे लोग पढ़ रहे थे तो वे लोग उनके पास आकर खड़े रह गए और वह उसके पिता और उसके परिवार के बारे में बुरा भला कहने लगे कि वे कभी भी किसी भी प्रतियोगिता में नहीं जीत सकते, खासकर काव्य प्रतियोगिता में। और उन्होंने तुम्हें भी बहुत ही बुरा भला कहा, इसलिए हम दोनों से बर्दाश्त नहीं हुआ और हम लोगों की उन लोगों से लड़ाई हो गई। लेकिन वह लोग ज़्यादा लोग थे और हम लोग सिर्फ 2, क्योंकि हम लोगों की प्रतिष्ठा उन लोगों से बहुत ही नीचे थी, इसलिए किसी ने हमारा साथ भी नहीं दिया। यहाँ तक कि पाठशाला के गुरुजी ने भी हम लोगों को ही दोषी बना दिया। अरुंधति ने अपने गुस्से को जब्त कर रही थी कि यह मौका नहीं था गुस्सा करने का, उसे समझदारी से काम लेना था। उनके पिता और माता उन तीनों की बातचीत को बड़े ध्यान से सुन रहे थे। तभी अरुंधति अपनी माँ की तरफ मुड़ते हुए कहने लगी, माँ भूख लगी है। हाँ, क्यों नहीं, मैं अभी खुद अपने हाथों से अपनी पुत्री के लिए भोजन तैयार करती हूँ। यह कहकर वह हर्ष को अपने साथ लेकर चली गई। और अरुंधति ने अपने साथ आई हुई नौकरानी लीला से कहा, जाओ माँ की मदद करो, पिताजी आपको भी राज दरबार में जाना होगा। अरुंधति ने अपने पिता को वहाँ खड़े हुए देखा तो उनसे कहने लगी, पता नहीं क्या बात। अरुंधति के शब्दों में उनके पिता भी सहम गए। कुछ तो होना है, हाँ मुझे भी जाना है। यह कहकर वह अपने लोगों के साथ बाहर निकल गए। धीरे धीरे पूरा हॉल खाली हो गया, सिर्फ वह ही तीनों बैठे हुए थे। यह क्या कर रही हैं आप ऐसे ना बैठे। उनका भाई ने अरुंधति का हाथ पकड़कर दीवान पर बैठा लिया और खुद उनके पास बैठ गया।
भाई आप मुझसे बड़े हैं, लेकिन आप इस तरह से किसी को अपने ऊपर हावी नहीं होने दे सकते। अरुंधति अपने बड़े भाई से थोड़ा नाराज होते हुए कहने लगी। तुम्हें नहीं मालूम अरुंधति, चाचा के लड़के कहने के तो हम लोगों के भाई हैं, लेकिन उनकी प्रतिष्ठा और ताकत हम लोगों से कई ज़्यादा गुना है। सभी लोग उनसे डरते हैं। वे लोग कोई भी मौका हम लोगों को अपमान करने का नहीं छोड़ते। उनके भाई ने मायूस होते हुए कहा। तो ठीक है, इस अपमान का बदला अपमान से ही लिया जाएगा। अरुंधति अपनी जगह से खड़ी होगी, वैसे फिर मुड़ते हुए अपने भाई से कहने लगी, यह प्रतियोगिता किस चीज़ की है? कविताओं की, छोटे भाई ने अरुंधति को बताया। कविताओं की? यह कब? अरुंधति ने जिज्ञासा से अपने भाइयों से पूछा। बड़े भाई ने सर झुकाते हुए कहा, परसों प्रतियोगिता में हम लोग कभी नहीं जीत पाएंगे। एक यह भी वजह है, हम लोग उनका अपमान सहन करते हैं। क्या इस प्रतियोगिता में सिर्फ लड़के ही भाग लेते हैं या लड़कियां भी? अरुंधति ने अपने भाई से पूछा। नहीं, लड़कियां भी प्रतियोगिता में भाग लेती हैं। यह प्रतियोगिता साल में एक बार होती है। इसके अगल बगल राज्य के लोग भी इस प्रतियोगिता में भाग लेते हैं और उनका निर्णय वहाँ के राजा या राजकुमार लेते हैं कि इस प्रतियोगिता में कौन विजय रहा। इनमें से कोई बंदिश नहीं है कि वह किस राज्य का नागरिक है या पढ़ने वाला है। कोई भी इस प्रतियोगिता में भाग ले सकता है। उसके भाई ने प्रतियोगिता के बारे में पूरी बात बताई। तो ठीक है, इस बार सारे राज्य में अपमान हमारे चचेरे भैया को ही होगा। अरुंधति अपने चेहरे पर चमक लिए हुए कहने लगी, ये तुम क्या कह रही हो? जानती भी हो कितने ताकतवर हैं हम लोग, उनके सामने कुछ भी नहीं। अरुंधति के बात सुनकर दोनों भाई चौंक उठे। आप उसकी फिक्र न करें, वह मेरी बात सुनने। वह अपने दोनों भाइयों को मैं वापस बुलाकर धीमे धीमे अपनी योजना बताने लगी। दोनों भाइयों ने जब उसकी योजना सुनी तो उनकी आंखों में चमक उठी। ये तीनों इतनी देर से बंद कमरे में क्या कर रहे हैं? अभी तक ये लोग भोजन के लिए क्यों नहीं आए? और अरुंधति की माँ लीला की सहायता से मेज पर भोजन लगाते हुए कहने लगी, हम लोग आ गए माँ। तभी तीनों भोजन के कमरे में आते हुए अपने स्थान पर बैठ गए। आप तीनों इतनी देर से क्या कर रहे थे? माँ ने जिज्ञासा से उन तीनों से पूछा। अपने दोनों बेटों के चेहरे को देखा जिस पर अजीब सी चमक थी, ऐसी चमक जो कभी किसी चीज़ को जीत लेने पर आती है। कुछ नहीं माँ, इतने दिनों के बाद हम तीनों मिले हैं ना, इसी बात कर रहे थे। अरुंधति ने अपनी माँ की बात को टालते हुए कहा। अच्छा भोजन करिए। उसकी माँ ने तीनों को भोजन देने लगी। तीनों हंसी मजाक करते हुए आपस में भोजन ग्रहण कर रहे थे। अरुंधति की माँ की आंखों में आंसू गिर रहे थे। कितने सालों बाद ये वातावरण उन्हें देखने को मिला था। जब से अरुंधति का विवाह हुआ था उसके बाद ये सब जैसे कहीं खो ही गया था। माँ, हर्ष क्या सो रहा? अरुंधति को अपने बेटे हर्ष की याद आई। हाँ, सो गया। तभी उसकी माँ ने मुड़ते हुए कहा। दो चीज़ उसके सामने लाकर कहने लगी, अरु ये क्या है? मैंने ऐसी विचित्र चीज़ कभी नहीं देखी और इसका इस्तेमाल करने में कितनी आसानी है। उसकी माँ ने डायपर और दूध की बोतल मेज पर रखते हुए कहा। अरुंधति ने बोतल उठाई हुए अपनी माँ को दिखाया। माँ, यह दूध की बोतल है। यह आपको कहाँ से मिली? ऐसी चीज़ यहाँ तो नहीं मिलती। उसकी माँ ने अरुण से पूछा। उसके दोनों भाई बोतल को उठाकर आश्चर्य से देखने लगे। माँ, मुझे किसी ने दी थी। अरुंधति को समझ में नहीं आ रहा था कि वह क्या जवाब दे। किसने दी आपको ऐसी विचित्र वस्तु? ये तो किसी राज्य में भी नहीं होती, आपके पास कैसे आई? उसकी माँ का ध्यान उसकी बोतल में अटका हुआ था। नैना, तुम्हारा दिमाग कहाँ है? थोड़ी सी अकल से तो काम लेती, अरुंधति ने अपने मन में ही सोचते हुए कहा। उसके चेहरे पर परेशानी साफ झलक रही थी। कैसे उसकी माँ को बताए? तभी उसके छोटे भाई के चेहरे पर झलकती परेशानी को देखा तो माँ और भोजन दो ना। छोटे बेटे ने अपनी माँ का ध्यान भटकाते हुए कहा, हाँ हाँ क्यों नहीं। यह कहकर उसकी माँ का ध्यान बोतल से हटा दिया। वह अपने छोटे बेटे को भोजन देने लगी। सुबह का वक्त। पाठशाला में दोनों अपनी कक्षा की तरफ जा रहे थे। तभी उनके चाचा के बेटे ने फिर से उन दोनों को रास्ता रोक लिया। तुम लोग बहुत ही बेशरम इंसान हो, इतनी मार खाने के बाद भी पाठशाला में आने की हिम्मत रखते हो। ये कहकर वे लोग एक दूसरे को हाथ मारकर हंसने लगे। हटो मेरे रास्ते से वरना अच्छा नहीं होगा। अरुंधति के बड़े भाई रतन ने गुस्से से उन लोगों को देखते हुए कहा। हाँ हाँ हाँ, लग रहा है तुम अपनी मार भूल गए हो। उसके चाचा के बड़े बेटे जिसका नाम संजय था उन दोनों के रास्ते में खड़ा हो गया। हमें जाने दो, रतन ने एक तरफ उन लोगों को करते हुए कहा। उन लोगों ने उसका टंगा हुआ झोला उसके कंधे से छीन लिया। अब ये झोला तुम्हें भी तभी मिलेगा जब तुम मेरे चरणों पर सर रख कर ये कहोगे कि मैं तुम्हारा गुलाम हूँ। यह कहकर वह सब हंसने लगी। ठीक है, मैं कहूँगा, लेकिन अगर तुम मुझे काव्य प्रतियोगिता में हरा देते हो, रतन आत्मविश्वास से भरते हुए कहा। यह सुनकर वहाँ पर सन्नाटा छा गया। फिर एक बार हंसी की गूंज उठी। तुम्हें लगता है कि तुम प्रतियोगिता जीत सकते हो? संजय ने घमंड भरते हुए कहा। वही तो मैं कह रहा हूँ, अगर मैं नहीं जीता तो तुम्हारे चरणों में सर रख कर मैं कहूँगा,
और पूरे राज्य के सामने कि मैं तुम्हारा गुलाम हूँ, और अगर मैंने प्रतियोगिता जीत ली तो तुम्हें बिना कपड़ों के पूरे राज्य में घूमना होगा और कहना होगा कि तुम मेरे गुलाम हो। रतन ने उसे चुनौती देते हुए कहा। रतन की बात सुनकर सब एकदम से खामोश हो गए। तभी उसके चाचा के बड़े बेटे ने कहा, ठीक है, हमें मंजूर है, क्योंकि तुम यह प्रतियोगिता कभी नहीं जीत सकते। संजय अपने घमंड में था। दोनों भाई एक दूसरे को देखकर मुस्कुरा रहे थे और आंखों ही आंखों में कह रहे थे कि मछली जाल में फंस गई है।